गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप में से बहुत लोगों को पर्ट और सीपीएम में जो पर्ट का चैप्टर है उसमें प्रोबेबिलिटी निकालने में प्रॉब्लम आ रही थी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है। तो मैं इस पीपीटी के अंदर आपकी उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपको बेसिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बताऊंगा और किस तरह से हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का उस प्रोबेबिलिटी को यूज करने के लिए करते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। उम्मीद है कि इस पीपीटी को करने के बाद आपको वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। टू स्टार्ट विद वी शैल बी डिस्कसिंग बेसिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इन बेसिक में भी हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके अंदर कौन सा वेरिएट इस्तेमाल होता है और उसका कर्व किस तरह से है और फिर किस तरह से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें हम बात करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की। तो हमने वहां एक वेरिएट z पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो उसी तरह से यहां हम डिफाइन करेंगे। उसने कहा नॉर्मल वेरिएट विद मीन जीरो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिटी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। उसको एसएनवी से रिप्रेजेंट करते हैं और z जो है वो आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बनेगा। और किस तरह से लिखते हैं, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। यहां पर x नॉर्मल वेरिएट होता है, म्यू और सिग्मा हमारे पास में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं रेस्पेक्टिवली। क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने ओरिजिन को म्यू पर, तो इसका मतलब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन 0 हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाएगा। अब ये तो हमने बात करी वेरिएट की, क्या वेरिएबल होगा हमारे पास में। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो उसने कहा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल z, यानी ये जो रैंडम वेरिएबल z है, यानी ये जो वेरिएट है यानी वेरिएबल है, जैसे एक्स वाई जेड वेरिएबल होता है ऐसे z वेरिएबल है मेरे पास में। z एक वेरिएबल है, किस तरह से डिफाइन है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जिसे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कहते हैं। तो जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या इसका डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब ये होता है कि ये किस हिसाब से अकर करेगा, यानी इसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस फंक्शन को फॉलो करेगी, वो फंक्शन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और जो डेंसिटी फंक्शन है z का, यानी जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है z का, वो गिवन होता है फाई z इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2, जहां पर z माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक वैल्यू रखेगा। और इसमें मीन 0 होता है और वेरिएंस यूनिटी होता है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और जो प्रोबेबिलिटी है z के कॉरस्पॉन्डिंग वो इसी फंक्शन से कैलकुलेट की जाती है। अब हमेशा आप इस प्रोबेबिलिटी को z की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। तो उसके लिए हम इस कर्व को बना लेते हैं और ये जो फंक्शन है इसको, अगर जो डेंसिटी फंक्शन है या प्रोबेबिलिटी फंक्शन है या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, अगर इसको हम ड्रॉ कर लें विद रिस्पेक्ट टू z, तो जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बनेगा उस कर्व की शेप देखिए इस तरह की होगी जो हमने नीचे दिखा रखी है। उसने कहा द कर्व of the above density function phi z is called standard normal curve and is represented as, ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ये एक बेल शेप कर्व है, बेल शेप कर्व है हमारे पास में, जिसमें मीन तो 0 है, यानी म्यू 0 का मतलब z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर। और z की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक वेरी करेगी। दो एक्सिस बन जाएंगी, जो हम x एक्सिस लेते थे उसे मैं z एक्सिस कहूंगा और जो y एक्सिस लेता था उसे मैं फाई जेड एक्सिस कहूंगा। और फाई जेड एक्सिस पे z हमेशा कितना होगा, 0 होगा। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल कर्व या बेसिकली स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। तो हम इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी देखेंगे कि इट इज अ यूनिमॉडल कर्व इन विच फाई जेड डिक्रीजेस रैपिडली एज z इंक्रीजेस, यानी जो हमने अभी फंक्शन पढ़ा उसमें अगर z की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी न्यूमेरिकली, चाहे हम प्लस में रखें चाहे माइनस में रखें, तो फाई जेड की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। तो z की वैल्यू, फाई जेड की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब z इज इक्वल टू 0 होगा हमारे पास में। और ये जो कर्व है ये दोनों तरफ इंफिनिटी की तरफ जाएगा जब जब z की वैल्यू प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगी, यानी ये दोनों तरफ ओरिजिन की तरफ टेंड करना, ओरिजिन के दोनों तरफ जो है ये प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड करना शुरू कर देगा कर्व। फिर दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो कर्व होता है ये सिमेट्रिकल है, यानी जैसा
z इज इक्वल टू 0 के एक तरफ या म्यू इज इक्वल टू 0 के एक तरफ होगा, ऐसा ही म्यू इज इक्वल टू 0 के दूसरी तरफ या z इज इक्वल टू 0 के दूसरी तरफ होगा। यानी ये कर्व सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमेट्री, जैसे हम शीशे में देखते हैं हम बिल्कुल सिमेट्रिकल है, जैसे हम है ऐसे ही हम शीशे में दिखते हैं। तो इसी तरह से ये फाई जेड जो एक्सिस है उसके अबाउट कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा, जैसा एक तरफ होगा ऐसा ही दूसरी तरफ होगा। अब मैंने क्या कहा था, क्योंकि ये फाई जेड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो इसका मतलब अगर हमने इस कर्व को ड्रॉ कर लिया है तो यहां से तीसरी प्रॉपर्टी निकल के आएगी कि जो टोटल एरिया है अंडर द कर्व वो कितना हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। और चूंकि कर्व सिमेट्रिकल है तो दैट इज 0.5 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ म्यू इज इक्वल टू 0, यानी म्यू के लेफ्ट में अगर लेंगे तो टोटल एरिया 0.5 होगा और म्यू के राइट में लेंगे तो भी टोटल एरिया 0.5 हो जाएगा। और टोटल एरिया जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। फिर आगे चलें, जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड एज, और ये हमने दिखाया भी है कि भाई अगर z इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से z इज इक्वल टू 0 या म्यू इज इक्वल टू 0 तक चलेंगे तो ये वैल्यू 0.5 आएगी, और म्यू या z इज इक्वल टू 0 से अगर z इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी तक जाएंगे तो भी ये वैल्यू फाई z की 0.5 आएगी हमारे पास में। तो यानी ये जो फाई z है इसको बराबर एरिया में क्या करती है, डिवाइड करती है। और ये जो 0.5 है ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है माइनस इंफिनिटी से z इज इक्वल टू 0 तक तो वो 0.5 होगी, और z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू इंफिनिटी तक वो भी 0.5 होगी। और जो आपको टेबल दे रखी है उस टेबल में आपको सिर्फ z इज इक्वल टू 0 के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू नहीं दे रखी है। तो यानी आपको 0 से z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू इंफिनिटी तक वाली वैल्यू हमें दे रखी है, और यही हमें क्या करना होता है, कैलकुलेट, यानी बीच में हमें कोई वैल्यू गिवन होगी वही हम उसमें कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम डिफरेंट तरह के केसेस देखेंगे इससे नेक्स्ट स्लाइड्स में कि किस तरह से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। We now come how to calculate probability using standard normal curve or standard normal distribution। तो किस तरह से देखिए करते हैं, इसमें हमारे पास में बहुत सारे केसेस बनते हैं, तो मैंने कुछ केसेस डिस्कस करे हैं इसमें। तो एक केस जो इसमें सबसे पहला केस बनता है कि अगर z एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है एंड इफ वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी कि जो z की वैल्यू है 0 और a के बीच में हो, जहां पर a पॉजिटिव हो या पॉजिटिव रियल नंबर हो हमारे पास में, तो इसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि राइट हैंड साइड में z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू a तक जाना है, और जो एरिया मैंने शेडेड कर रखा है ये मुझे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल लिया कि इफ वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी कि z की वैल्यू 0 और 1.65 के बीच में है, देन इट इज रिप्रेजेंटेड एज, देखो हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया, कर्व बनाया z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 1.65, और इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की जो टेबल है, आपको जो टेबल दे रखी है लास्ट में, वहां से मैंने कैलकुलेट कर ली। पहले मैंने 1 देखा, 1.6 देखा, और फिर ऊपर पहले वाले कॉलम में मैंने 1.6 देखा, और फिर उसके सामने वाली रो में मैंने 0.05 देखा, तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.4505। तो बहुत आसान है, इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी अगर प्रोबेबिलिटी 0 और a के बीच में निकालनी है तो सिंपल हम वो वैल्यू टेबल से देखेंगे और लिख देंगे। अब इसी में एक केस बनता है, केस सेकंड। उसने कहा कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी कि अगर z माइनस a और 0 के बीच में हो, ठीक है ना, तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसने कहा फॉर द अबव केस सिंस द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज सिमेट्रिक, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है सिमेट्रिक होता है, सो इसका मतलब क्या होगा कि जो वैल्यू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में होगी वही वैल्यू हमारे पास राइट हैंड साइड में होगी। यानी अगर प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है माइनस a टू z लेस देन इक्वल टू 0, तो ये बराबर हो जाएगी प्रोबेबिलिटी z 0 और a के बीच में लाई करे, हेंस दिस वैल्यू इज कैलकुलेटेड इन सेम मैनर एज केस फर्स्ट। यानी इसको हम केस फर्स्ट की तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। बस हमें क्या करना है, सिमेट्री की प्रॉपर्टी लगानी है कि भाई जो माइनस में थी वैल्यू वही हमारी पास प्लस में हो जाएगी। तो सिमेट्री एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
देखिएगा ये हमने दिखा भी रखा है कि किस तरह से दिखाएंगे z इज इक्वल टू माइनस ए से z इज इक्वल टू 0, और ये मैंने बता दिया ये शिफ्ट होके बिल्कुल, क्योंकि सिमेट्री है, ये बिल्कुल शिफ्ट होके जैसे शीशे में देखते हैं उसी तरह से शिफ्ट हो जाएगा और पहला केस बन जाएगा हमारे पास में। अब इसमें जो आता है वो है हमारे पास में केस थर्ड, और यही केस आपने इस बुक के अंदर ज्यादातर इस्तेमाल करना है, और इसके लिए भी मैंने एक एग्जाम्पल कंसिडर करा है, वो आप देख लेंगे साथ साथ मेरे। देखो तो उसने कहा कि हमें कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी z लेस देन a या लेस देन इक्वल टू a भी हो सकता था यहाँ पर, वेयर a इज पॉजिटिव रियल नंबर, तो द अबव केस इज रिप्रेजेंटेड एज। तो अब इस केस को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि भाई हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बना लिया, z इज इक्वल टू 0 आ गया बीच में, z पॉजिटिव था तो राइट हैंड साइड में जाएगा। अब मुझे चाहिए z लेस देन a का मतलब इससे पीछे वाली सारी की सारी वैल्यू, अब इससे पीछे में सारा नेगेटिव भी आ जाएगा मेरे पास में और पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी। अब देखिए 0 से a तक तो हमने केस निकाला था पहले, बिल्कुल उसी तरह से, यानी टेबल से हम वैल्यू देखेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और जो बची हुई मेरे पास z इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से z इज इक्वल टू 0 है, वो टोटल प्रोबेबिलिटी 0.5 के इक्वल है, अभी बताया था, पहले डिस्कस करा था। तो इसका मतलब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी z लेस देन a निकालना है तो ये बराबर हो जाएगी 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी जब z की वैल्यू 0 और a के बीच में हो। तो इसी के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, जो अभी पीछे डिस्कस करा था, यही एक एग्जांपल ले लेंगे कि प्रोबेबिलिटी z लेस देन 1.65 या लेस देन इक्वल टू 1.65 कैलकुलेट करना है, तो ये बराबर हो जाएगी 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी z की वैल्यू 0 और 1.65 के बीच में होगी। और अभी मैंने कैलकुलेट करके ही दिखाई थी केस फर्स्ट के अंदर कि प्रोबेबिलिटी 0 और 6.5 के सॉरी 0 और 1.65 के बीच में 65 के बीच में कितनी आई थी 0.4505। तो अगर 0.5 और 0.4505 ऐड करेंगे तो 0.9505 आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास में। तो ये मेथड इस तरह से आपने लगाना है। तो उम्मीद है कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद एक केस फोर्थ आता है, इसी के जैसा केस है हमारे पास में। उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी z लेस देन माइनस ए हो जाए। अब ये थोड़ा सा केस डिफरेंट हो गया, है तो ऊपर वाले के जैसा ही, लेकिन अब इसमें माइनस से पीछे की तरफ चलेंगे। तो देखिए जहां पर a पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो ये केस किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, इसको नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिएगा ये हमने केस किस तरह से रिप्रेजेंट करा, इस तरह से रिप्रेजेंट होगा कि z इज इक्वल टू माइनस ए है, माइनस ए से मुझे माइनस इंफिनिटी तक जाना है, क्योंकि z लेस देन माइनस ए का मतलब है कि माइनस ए से और अप टू माइनस इंफिनिटी तक जाना है। अब जब हमने ये वैल्यू माइनस ए से माइनस इंफिनिटी तक जाना है तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी अगर z लेस देन माइनस ए है तो ये बराबर हो जाएगा भी 0.5 में से मैं ये वाला हिस्सा निकाल दूं जो डार्क नहीं कर रखा है, तो मेरे पास में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जीरो माइनस इंफिनिटी 0 तक तो वैल्यू 0.5 होगी और मुझे चाहिए शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन कैलकुलेट करने के लिए 0.5 में से जो अनशेडेड रीजन है उसको क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। तो यही करते हैं कि 0.5 में से मैं माइनस कर दूंगा प्रोबेबिलिटी माइनस ए लेस देन z और लेस देन इक्वल टू कितना 0, और ये वैल्यू सिमेट्री से फिर वही पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल होती है, तो ये बराबर हो जाएगा 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी जब z 0 और a के बीच में हो। फिर इसके लिए एक एग्जांपल हमने कंसीडर कर लिया कि प्रोबेबिलिटी z लेस देन माइनस के 1.65। तो अगर माइनस के 1.65 की बात करें तो 0.5 आ जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी माइनस के 1.65 लेस देन z लेस देन इक्वल टू 0, यानी 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी z जब 0 और 1.65 के बीच में हो, और यानी इसका मतलब ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0.4505, और ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0495। ये भी कई क्वेश्चन के अंदर आप इस्तेमाल करोगे, तो इस रिजल्ट को केस थर्ड और केस फोर्थ को आप बहुत ध्यान से समझ लें, क्योंकि ज्यादातर हमें यही इस्तेमाल करना है। फिर आता है इसमें केस 5। केस 5 के अगर अब z जो है वो a और b के बीच में आ जाए, जहां पर a और b पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो ये किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, देखिए ग्राफिकली हमने दिखा रखा है, शेडेड रीजन z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू b में के बीच में आ जाएगा। और अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी के z a और b के बीच में हो, तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी प्रोबेबिलिटी z जब 0 से b तक हो, यानी 0 से b तक वाली वैल्यू वही टेबल से देख लेंगे, और माइनस प्रोबेबिलिटी 0 से a तक की वैल्यू। तो जैसे हमने इसमें एक एग्जांपल ले लिया कि हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी थी 0.56 से लेके 1.65 के बीच में, तो ये बराबर हो जाएगी प्रोबेबिलिटी z की वैल्यू 0 से 1.65। देखने का तरीका वही मैंने बताया कि सबसे पहले मैं कॉलम में देखूंगा पहली दो टर्म्स यानी 1.6 देखूंगा फर्स्ट कॉलम में,
और फिर उस कॉलम में जहां 1.6 होगा उसके सामने जो रो होगी उसमें 0.05 देख लूंगा, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.4505। और फिर मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा इसमें प्रोबेबिलिटी z की 0 से 0.56। तो मैं फिर वही फर्स्ट कॉलम में 0.5 देखूंगा और 0.5 वाली रो में 0.06 देखूंगा, वो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ये दोनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए हम देखें कि हमने पहले वाली प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रखी, दूसरी वाली प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रखी, और ये पहले वाली आ गई 0.4505 और दूसरी वाली आ गई 0.2123। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.2382। तो ये मेरे पास 0.2382 वैल्यू आ गई कैलकुलेट करके। इसी में अगर हम केस 6 लेके चलेंगे और 6 केस के अंदर पूछा हमें कि प्रोबेबिलिटी z की -b और a के बीच में है, तो इस केस को अगर हम रिप्रेजेंटेशन दें तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी जैसे हमने दिखा रखी है पीपीटी में, z इज इक्वल टू -b से z इज इक्वल टू -a लेफ्ट हैंड साइड में चली जाएगी। अब चूंकि सिमेट्री है तो यही किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी थी -b से -a, तो ये बराबर हो जाएगी प्रोबेबिलिटी a और b के बीच में सिमेट्री से। और हम ये वैल्यू बिल्कुल सेम जैसे हमने केस 5 कैलकुलेट करा था उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई, आपके पास मैंने केसेस बहुत सारे डिस्कस कर लिए, उम्मीद है कि अब आप इसको कर लोगे। अब एक इसमें चीज और आती है जो मैं लिखी नहीं है, उन्होंने एक आपको एग्जांपल में ये दिया था कि वो 99% श्योर हो जाए, यानी जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो 99% श्योर हो जाए। 99% श्योर होने का मतलब है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 0.99 हो गई। अब मैंने क्या कहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक साइड की दे रखी है, दूसरे साइड की प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी है। जब दूसरे साइड की प्रोबेबिलिटी हमें नहीं दे रखी है तो हम क्या करेंगे, 0.99 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपके पास जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने, वो एक साइड वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है टेबल से, तो इसीलिए आपके पास 0.49 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि पूरी टेबल में जो हमारी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है उसमें पूरी टेबल के अंदर 0.49 खोजेंगे, और जब हम 0.49 खोजेंगे तो ये देखेंगे कि 0.49 के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू है वो 2.33 है और 0.4901 के ऊपर वैल्यू 0.03 है। तो इसका मतलब जो z की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आई वो 2.33 आ गई, और z जो है वो ts माइनस टी अपॉन सिग्मा ई के इक्वल था। तो अगर हमें z की वैल्यू पता लग जाएगी तो इसे हम ts माइनस टी अपॉन सिग्मा ई के इक्वल रख देंगे, और जो भी हमें कैलकुलेट करना है, आमतौर पे हमें ts कैलकुलेट करना होता है तो हम ts कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि t और सिग्मा ई हमें मालूम होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे डिस्कस करें, मैं आपकी प्रोबेबिलिटी की निकालने की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल दूर कर दूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है पर्ट एंड सीपीएम। उम्मीद है कि आप लोग करेंगे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एक्सटर्नल में और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पर्ट सीपीएम से आता है। तो मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल आप अच्छे से करेंगे। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्ड करा है, उनको मेरी बेस्ट विशेज हैं, और बाकी सबके लिए मेरी बेस्ट विशेज हैं कि वो भी सब कंप्लीट करें और मुझे बताएं कि आपको पर्ट सीपीएम कितना समझ में आया है। तो ऑल द बेस्ट। अब मैं चाहूंगा कि ये कंप्लीट कर लें। साथ साथ मैंने आपको कॉन्वेक्स सेट और उसकी प्रॉपर्टीज का भी एक चैप्टर करा दिया है, तो वो आपको कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ अब जो मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको कराऊंगा वो क्यूइंग थ्योरी कराऊंगा, और कल जो है मैं क्यूइंग थ्योरी का पहला लेक्चर आपको भेजूंगा। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।